विद्यार्थियों, रियल मेंटोर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है ग्रामश्री और इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत का अध्ययन कर रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सन 1900 में हुआ था और इनका निधन 1977 में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में प्राप्त की। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये शामिल हो गए। हिंदी साहित्य में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्रामश्री कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने ग्रामीण परिवेश के अंदर जो पेड़ पौधों और फसलों की जो सुंदरता है, उनकी जो हरियाली है, उसका वर्णन किया गया है कि दूर दूर तक पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल और फल नजर आ रहे हैं और सारा वातावरण जो है रसमय, मधुरमय और शोभायमान हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पाठ के चौथे पद्यांश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका संकेत है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से आलू गोभी बैंगन मूली। यानी कि ग्रामीण परिवेश के खेतों के अंदर इस वातावरण में या इस समय में जिसका यह संकेत दिया हुआ है, उसमें जिन फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है उनका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। अब इसके भावार्थ की तरफ चलते हैं। कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि बसंत के आने पर, बसंत ऋतु के आने पर गांव का वातावरण मनमोहक हो जाता है, सबको प्रिय लगने लगता है, क्योंकि आम के पेड़ों की डालियां चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों से लग जाती है। यानी बसंत के आगमन से ही आम के पेड़ों पर मंजरियां यानी कि उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं और उनकी भीनी भीनी महक पूरे वातावरण में फैल जाती है। पतझड़ के आने से ढाक यानी पलाश और पीपल के पत्तों का झड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही पतझड़ ऋतु का प्रारंभ होता है, सभी पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती है। उसमें मुख्य रूप से पलाश और पीपल के पत्तों का वर्णन इसमें किया गया है। बसंत ऋतु में ही कोयल जो है बसंत ऋतु के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है। यानी कि बसंत ऋतु में वातावरण इतना मनमोहक हो जाता है कि कोयल भी मस्त होकर कूकने लग जाती है। बसंत ऋतु कोयल को अति प्रिय है। कटहल की महक चारों ओर फैलने लगती है। अब पेड़ों के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, कटहल की महक चारों ओर फैलने लगती है। जामुन की डालियों पर अध खिली कलियां आ गई है। यानी कि जामुन की डालियों पर भी फूल लग रहे हैं और उनसे फल बनने की तैयारियां शुरू हो गई है। जंगलों में छोटी झरबेरी की डालियां झूमने लगी है। ऐसे सुंदर प्राकृतिक परिवेश में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियों के पौधों पर फूलों की बहार आ गई है। यानी इन फलों और सब्जियों के जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो है फूल आ गए हैं और उन फूलों से उन पेड़ पौधों पर बहार आ गई है। अर्थात सारा ग्रामीण परिवेश मनमोहक और सुखदायक हो गया है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ था। अब इसके प्रसंग की तरफ चलते हैं। आम्र तरु की डालियां किससे लद गई है? आम्र यानी कि आम, तरु का होता है पेड़। तो आम के पेड़ों की डालियां चांदी और सोने के समान सफेद पीली मंजरियों से लद गई है। दूसरा प्रश्न है ढाक और पीपल के दल क्यों झड़ रहे हैं? दल का मतलब यहाँ पत्तों से है। तो बसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ढाक और पीपल के पत्ते भी बसंत ऋतु के आगमन से झड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कोयल क्यों मतवाली हो रही है? तो इसका उत्तर होगा बसंत ऋतु कोयल को बहुत प्रिय है। बसंत ऋतु का मनमोहक वातावरण देखकर कोयल मतवाली हो रही है और मस्त होकर कूक रही है, अर्थात गा रही है। चौथा प्रश्न है ऋतु परिवर्तन पर ग्राम्य परिवेश कैसा लगता है? तो इसका उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन का असर सभी पेड़ पौधों और जीवों पर पड़ता है।
पेड़ पौधों और जीवों पर सब पे ऋतु परिवर्तन का असर पड़ता है। इससे ग्रामीण प्रकृति का स्वरूप अति मनोहर और आकर्षक लगता है। धन्यवाद।